कहानी की शुरुआत जॉन की फाइटिंग प्रैक्टिस के साथ होती है। उसके शरीर के जख्म अब भर चुके हैं। वो अगली जंग की तैयारी कर रहा है, जहां उसके पास बाउरी आता है, जिसका साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका है। और वो जॉन को सपोर्ट करता है ताकि वो हाई टेबल से अपना बदला ले सके। वो जॉन के लिए नया सूट लाया है और उससे पूछता है कि क्या वो तैयार है, और जॉन का जवाब हमेशा की तरह हाँ होता है। यहाँ जॉन कई लोगों का पीछा करता है। सब लोग जॉन के कहर से दूर भाग रहे हैं। जॉन एक एक कर सबको मार देता है और एक आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने पुराने एल्डर की जगह ले ली है। वो उससे उसकी रिंग और अपनी आज़ादी वापस मांगता है, पर एल्डर कहता है कि तुम्हारी रिंग यहाँ से जा चुकी है, जैसे यहाँ से पुराना एल्डर जा चुका है। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर ये सब खत्म कर सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। मेरी मौत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम हाई टेबल से भी नहीं बच सकते। तुम्हें शांति और आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम मर जाओगे। वो कहता है कि तुम इतना दूर व्यर्थ ही आए। जॉन ये सुन एल्डर को शूट कर देता है। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाई टेबल की तरफ से विंस्टन के होटल में आया है, जो एक हार्बिंजर है। वो कंसीर्ज यानी शेरॉन को एक लेटर देता है और कहता है कि उसे मैनेजर से मिलना है। उसकी भी जॉन की तरह एक उंगली कटी हुई है। शायद कभी अपनी जान बचाने के लिए उसे भी हाई टेबल को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ी होगी। हार्बिंजर विंस्टन को एक नोटिस देता है। विंस्टन उसे पढ़कर कहता है कि शायद यहाँ कोई गलती हुई है, पर हार्बिंजर किसी भी गलती से इनकार करता है। वो कहता है कि मार्किस ने ये ऑर्डर दिए हैं और वो इस होटल की निंदा करता है और वो इसे ध्वस्त करना चाहता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जॉन बचकर निकल गया और अब तक विंस्टन उसका पता नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से अब विंस्टन के होटल को ध्वस्त कर दिया जाएगा। होटल खाली करने के लिए विंस्टन को 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। यहाँ पता लगता है कि हाई टेबल के 12 मेंबर ने साइन करके मार्किस को नियुक्त किया है और अब वही जज है और वही ज्यूरी है। उसे सबसे बड़ी शक्ति दे दी गई है। विंस्टन और शेरॉन मार्किस से मिलने जाते हैं। विंस्टन शेरॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। शेरॉन कहता है कि यही तो जिंदगी है और वो विंस्टन को छोड़ वहाँ से नहीं जाता। विंस्टन की नज़र रेत घड़ी पर पड़ती है। होटल का समय अब खत्म होने वाला है। मार्किस विंस्टन से पूछता है कि क्या तुम रूल्स में विश्वास रखते हो और रूल्स को तोड़ने पर उसके परिणाम से भी वाकिफ हो। विंस्टन कहता है कि वो रूल्स में विश्वास रखता है और जिंदगी में मिलने वाले सेकंड चांस में भी। मार्किस कहता है कि यहाँ सेकंड चांस पर हमारी राय एक नहीं है। विंस्टन की नज़र बार बार रेत घड़ी पर जाती है। उसे कैसे भी मार्किस को होटल को ध्वस्त करने से रोकना है। वो देखता है कि मार्किस समय बर्बाद कर रहा है। वो विंस्टन के लिए ठीक नहीं है। विंस्टन कहता है कि उसने जॉन विक को गोली मारी थी, पर मार्किस कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो जिस चीज को भी छूता है उसे खराब कर देता है। वो कहता है कि अब कॉन्टिनेंटल को न्यूयॉर्क से हटा दिया जाएगा। शेरॉन कहता है कि वो रूल्स को समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं और हाई टेबल भी पालन करता है। मार्किस जॉन के हर एक्शन का जिम्मेदार विंस्टन को मानता है। जैसे ही घड़ी से रेत गिरना खत्म होती है, वैसे ही होटल को धमाकों के साथ ध्वस्त कर दिया जाता है। विंस्टन यहाँ मजबूर है। इसके बाद विंस्टन को बहिष्कृत कर दिया जाता है। मार्किस विंस्टन पर गन तान देता है, पर वो शेरॉन को शूट कर देता है। शेरॉन विंस्टन से कहता है कि उसके साथ रहना एक सम्मान की बात है। इसके बाद शेरॉन अपना दम तोड़ देता है। जॉन विक के सभी पार्ट्स में शेरॉन का किरदार लैंस रेडिक ने प्ले किया था और उनकी दिल की बीमारी के चलते कैलिफोर्निया में 17 मार्च 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कहानी आगे बढ़ती है। पेरिस में एक अंधे आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम केन है। उसके हाथ में एक घड़ी है जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर है और वो उसे दूर से वायलिन बजाते हुए सुन रहा है। वो उस धुन में खो जाता है। केन को मार्किस अपने पास बुलवाता है, उससे सीधा मुद्दे की बात करता है। वो उसे एक नाम देता है जिसे उसे मारना है, पर केन कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और वो उसके और हाई टेबल के कोई काम का नहीं है। पर मार्किस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। केन उसे किसी और को ढूंढने को कहता है। यहाँ पता लगता है कि मार्किस और केन की डील हुई थी जिसमें वो अपनी बेटी के पास या उसके नज़दीक नहीं जाएगा, और वो डील आज टूटते टूटते रह गई। रिटायरमेंट के बावजूद वो उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि उसे उसका काम करना होगा। वो उसे एक कार्ड देता है जिस पर जॉन का नाम लिखा है। ये मार्किस ने जानबूझकर किया क्योंकि केन और जॉन दोस्त हैं, पर अब मजबूरन उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए हाई टेबल का काम करना होगा। अब कहानी ओसाका कॉन्टिनेंटल में शिफ्ट होती है, जहाँ रिसेप्शन पर ट्रैकर नाम का एक आदमी आता है जिसके साथ एक डॉग भी है। वो अकीरा से मिलता है जो ट्रैकर को डॉग के साथ यहाँ रहने से मना करती है, पर ट्रैकर कहता है कि ये डॉग उसका इमोशनल सपोर्ट है। किसी तरह अकीरा उसे होटल में रुकना अलाउ कर देती है। अकीरा यहाँ शिमाजू के साथ काम के बारे में बात करती है।
शिमाज़ू यहाँ का मैनेजर होने के साथ साथ अकीरा का पिता भी है। वो अपने पिता से कहती है कि हर कोई उन पर नज़र बिठाए हुए है। जो न्यूयॉर्क में होटल और शेरॉन के साथ हुआ वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि शिमाज़ू और जॉन विक दोस्त हैं और उनकी दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। शिमाज़ू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने टेबल का कोई रूल नहीं तोड़ा है। अकीरा कहती है जॉन विक जहाँ भी जाता है सब तबाह हो जाता है। शिमाज़ू छत पर जाता है। वो जॉन विक से मिलता है। लगता है जॉन यहाँ रह रहा है। शिमाज़ू कहता है कि एल्डर को मारना एक गलती थी। वो उसे बताता है कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को ध्वस्त कर दिया गया और शेरॉन को भी मार दिया गया और मेरी बेटी को लगता है कि अगला निशाना हम होंगे। ये सुन जॉन शॉक्ड रह जाता है। वो विंस्टन के बारे में पूछता है। शिमाज़ू बताता है कि विंस्टन अभी जिंदा है और कहता है कि हाई टेबल जब तक तुम्हें मार नहीं देगा तब तक वो रुकेगा नहीं। उसकी फिक्र को देख जॉन शिमाज़ू को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है और उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। शिमाज़ू एक बहुत अच्छी बात कहता है कि दोस्ती जब सुविधाजनक हो तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। वहीं लॉबी में ट्रैकर अपनी डायरी देखता है जिसमें जॉन की तस्वीर और हाई टेबल की जानकारी है। तभी वहाँ हाई टेबल का एक आदमी आता है जिसका नाम चेडी है। उसके कोट पर एक ब्रोच लगा है जो हाई टेबल का सिंबल है। वो समझ जाता है कि हाई टेबल यहाँ आ चुका है। चेडी अकीरा के पास जाता है और मैनेजर के लिए पूछता है। अकीरा का डर सच का रूप ले रहा था। वो फौरन अपने पिता के पास जाती है जहाँ उसे जॉन मिलता है और वो उसे देख परेशान हो जाती है। शिमाज़ू अकीरा को जॉन के पास रुकने के लिए कहता है। तब तक वो नीचे जाकर लोगों को देखता है। जाते हुए शिमाज़ू अपने लोगों को जंग की तैयारी करने के लिए कहता है। सभी लोग अपने अपने हथियार से लैस हो जाते हैं। शिमाज़ू आता है और कॉन्टिनेंटल में सबका स्वागत करता है। चेडी शिमाज़ू से कहता है कि ये होटल जॉन विक की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इस होटल पर कब्जा कर खोज करनी होगी। शिमाज़ू मान जाता है, पर वो कहता है कि उस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है और हाई टेबल के रूल्स के मुताबिक आप यहाँ कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ कोई खून खराबा या गन्स नहीं चलेंगी। सबको यहाँ अपनी गन्स जमा करनी होंगी। तभी केन आता है और शिमाज़ू से मिलता है। वो सालों बाद केन को देखकर हैरान भी है और खुश भी है। दोनों एक दूसरे की बेटी की खैर खबर पूछते हैं और साथ ही यहाँ कॉन्टिनेंटल में जो होने वाला है उसे लेकर दोनों में बहस होती है। चेडी दोनों को खामोश होने के लिए कहता है और उसके रास्ते से हट जाने को कहता है। तभी अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है और हल्की रोशनी आना शुरू होती है। शिमाज़ू के तीर अंदाज सबको घेर लेते हैं और उसके इशारे पर सबको मारना शुरू किया जाता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है और लड़ते लड़ते शिमाज़ू और चेडी आमने सामने एक दूसरे पर गन तान देते हैं। शिमाज़ू उसे बाहर निकलने को कहता है, पर तभी बहुत सारे लोग होटल को घेर लेते हैं। अब उसे पीछे हटना पड़ता है और सारे लोग जॉन विक को ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं अकीरा जॉन से कहती है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया तो मेरे पिता और मुझे मार दिया जाएगा और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तभी दोनों पर हमला हो जाता है। अकीरा और जॉन दोनों लोगों से लड़ते हैं। दोनों सभी लोगों को मार गिराते हैं। केन अंधा है फिर भी वो एक जबरदस्त फाइटर है। वहीं जॉन और अकीरा निकलने की कोशिश करते हैं। उन पर फिर से हमला होता है। अकीरा यहाँ घायल हो जाती है। तभी शिमाज़ू वहाँ आ जाता है। वो जॉन को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और सीधे उमेदा स्टेशन जाना। जॉन वहाँ रुकना चाहता है पर शिमाज़ू उसे मना करता है क्योंकि ये जंग सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए की गई, तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकलते हुए यहाँ जॉन का फिर से कई लोगों से मुकाबला होता है। जॉन सबको मारता जाता है। अब मुकाबला केन से होता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि ना चाहते हुए भी केन को ये करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में है। पर तभी ट्रैकर आ जाता है और दोनों को शूट करना शुरू कर देता है। वहीं जॉन विक का कॉन्ट्रैक्ट 20 मिलियन कर दिया गया है। जॉन अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। तब ट्रैकर उसके सामने आ जाता है। जॉन समझ जाता है कि वो कौन है। जॉन को वो भी मारना चाहता है पर वो और कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो जॉन को वहां से जाने देता है। शिमाज़ू अकीरा के साथ बाहर निकलता है पर तभी केन आ जाता है। वो जानना चाहता है कि जॉन कहाँ है पर वो उसे बताने से मना करता है। केन उसे समझाता है कि तुम उसके लिए बेकार ही इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। उसके पास तुम्हारा कोई मार्कर भी नहीं है। अकीरा को यहाँ अपने पिता की जान का डर है। शिमाज़ू लड़ाई में जख्मी हो जाता है। केन उसे वहां छोड़ जाना चाहता है पर शिमाज़ू लड़ाई को जारी रखता है क्योंकि वो जॉन के पीछे किसी को जाने देना नहीं चाहता और केन शिमाज़ू को मार देता है। अकीरा को उससे लड़ने से मना करता है। उसे भी शिमाज़ू की मौत का दुख है। वहीं मेट्रो में जॉन को अकीरा मिलती है। वो उसे उसके पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि या तो तुम उसे मार दो नहीं तो मैं उसे मार दूंगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। विंस्टन से बाउरी मिलता है। विंस्टन चाहता है कि बाउरी उसे जॉन से मिलवाए। वो कहता है कि आखिरी बार जब तुम मिले थे तब तुमने उसे शूट कर छत से गिरा दिया था
विंस्टन कहता है कि वो करना मेरी मजबूरी थी और अब उसका मुझसे मिलना ज़रूरी है क्योंकि उसे पता नहीं है कि अब उसकी तरफ कौन सा तूफान आ रहा है। हाई टेबल ने मार्किस को सारे अधिकार देकर उसे शिकार पर छोड़ दिया है। यहाँ मार्किस को दिखाया जाता है। हार्बिंजर उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो भी कुछ ओसाका में हुआ वो तुम्हें जॉन के नज़दीक कैसे पहुंचा रहा है। मार्किस कहता है कि वो जॉन विक के साथ उसके नाम और उसके ख्याल को भी मार देना चाहता है। हार्बिंजर कहता है कि ओसाका में जो खून खराबा हुआ वो होना ज़रूरी नहीं था, पर वो कहता है कि यही सही था। केन और ट्रैकर मार्किस से मिलने आते हैं। केन उसे मार्किस की रणनीतियों से बचने के लिए चेतावनी देता है, पर ट्रैकर पैसे के लालच में इसे समझ नहीं पाता। मार्किस उससे पूछता है कि तुम जॉन को कैसे ढूंढ पाए। इसका जवाब देने के लिए बदले में ट्रैकर उससे 25 मिलियन मांगता है। मार्किस उसे पैसे देने से मना करता है, पर फिर वो बाद में 20 मिलियन के लिए मान जाता है। पर अब ट्रैकर उससे 23 मिलियन की मांग करता है और गुस्से में मार्किस उसके हाथ में नाइफ पार कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वफादारी यहाँ साबित करनी है तो तुम काम पूरा करोगे, तो इसके लिए तुम्हें अपना हाथ खींचकर खुद निकालना होगा। और वो वैसा ही करता है। जॉन यहाँ विंस्टन से मिलने आता है। यहाँ विंस्टन शेरॉन को याद करता है। जॉन शेरॉन के मरने का दुख जाहिर करता है। विंस्टन कहता है कि उसे हमारे कर्मों की सजा मिली है। जॉन उसे सिंबल देता है और उससे इसके बारे में पूछता है। विंस्टन यहाँ उसे मार्किस के बारे में बताता है। जॉन उससे मिलना चाहता है और उसे मार देना चाहता है। विंस्टन कहता है कि अगर तुम उसे मार भी दोगे तो फिर उसकी जगह कोई और ले लेगा। मारना है तो कोई ऐसा मारो कि वो मर भी जाए और तुम्हें अपनी आज़ादी भी मिल जाए। जॉन पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। विंस्टन कहता है कि उसके रूल्स उसके खिलाफ इस्तेमाल करो, उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए चैलेंज करो, जिसकी वजह से उसे लड़ना होगा। इसके लिए टेबल का मेंबर होना ज़रूरी है, पर मैं टेबल का मेंबर नहीं हूँ। विंस्टन कहता है कि तुम नहीं हो पर तुम्हारी फैमिली है, उन्हें मनाओ कि वो इस चैलेंज की शुरुआत करे और तुम उनकी तरफ से लड़ोगे। जॉन कहता है कि रस्का रोमा ने मेरा टिकट फाड़ दिया था। विंस्टन कहता है कि तुम बर्लिन जाओ और वहां जाकर उसे वापस जोड़ो। जॉन बर्लिन पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसे बंदी बना लिया जाता है। ट्रैकर भी उसे वहां ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। वो इसकी खबर मार्किस को देता है और कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, पर मार्किस यहाँ चाल चल देता है। वो ट्रैकर को कहता है कि जॉन को जान से मार देने के बाद ही उसे पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जॉन के पास कातिया आती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले गए थे और ये तुम्हारा घर नहीं है। जॉन कातिया के पिता से बात करना चाहता है। वो कहती है कि उन्हें मार दिया गया और जिसने उसके पिता को मारा है वो उसे नहीं मार सकती। जॉन उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि वो मार्किस से आमने सामने मुकाबला करना चाहता है, जिसके लिए उसे फैमिली में शामिल होना होगा। कातिया कहती है कि अगर तुम मेरे पिता के हत्यारे को मार देते हो तो वो उसे परिवार में वापस शामिल कर लेगी और साथ ही जॉन को उस आदमी की मौत का सबूत लाना होगा। कातिया अपने आदमी के साथ जॉन को किला के पास भेज देती है और एक लेटर भी भिजवाती है जिसमें लिखा है कि वो जॉन को एक गिफ्ट की तरह उसे भेज रही है, जिसे किला खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ केन पहले से ही मौजूद है। उसे उम्मीद थी कि जॉन वहाँ जरूर आएगा। किला कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने खुद को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेज दिया। तभी वहाँ ट्रैकर भी आ जाता है। अब यहाँ तीनों जॉन को मारना चाहते हैं। तभी जॉन किला पर कार्ड से अटैक कर देता है और सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। किला वहाँ से भाग जाता है। जॉन किला को ढूंढता है और उससे फाइट करता है। ये लड़ाई आसान नहीं थी। फाइनली जॉन किला को मार देता है और निशानी के तौर पर उसका दांत निकाल लेता है। जॉन कातिया के पास जाता है, जहां शर्त के मुताबिक जॉन को फैमिली में वापस शामिल कर लिया जाता है। वहीं विंस्टन मार्किस के पास जाता है। वो मार्किस को आमने सामने फाइट करने का नोटिस देता है और कहता है कि रूल्स के मुताबिक ऐसा हो सकता है। जीतने पर इसके बदले में उसे जॉन की आज़ादी देनी होगी और होटल को फिर से बनाकर खड़ा करना होगा, वो भी हाई टेबल के खर्चे पर। अगले दिन जॉन मार्किस से मिलता है, जहां वो उसके सामने बैठता है। टेबल पर कई कार्ड्स हैं, जिनको पलटने से आमने सामने का मुकाबला कब, कहां और कैसे होगा इसका पता चलता है। कार्ड्स के मुताबिक ये लड़ाई कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चर्च में शुरू होगी। हथियार में दोनों को एक एक बंदूक दी जाएगी, पर मार्किस कहता है कि उसकी जगह पर केन जॉन से लड़ेगा। केन मार्किस की जगह लड़ने से मना करता है, पर वो उसे कहता है कि अगर कल तुम जीत जाओगे तो तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। जॉन एक चर्च में जाता है, जहां उसे केन मिलता है। दोनों में आराम से बात होती है। केन कहता है कि उसे मजबूरन उसे मारना होगा अपनी बेटी के लिए। दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं और जॉन वहां से चला जाता है। जॉन एक सुनसान स्टेशन में जाता है, जहां वो विंस्टन और बाउरी से मिलता है। वो उसे एक सूट देता है और कहता है कि उसे अच्छा दिखना चाहिए, चाहे ये उसकी शादी का दिन हो या उसकी मौत का। मार्किस चेडी को जॉन को मारने के लिए भेजता है।
ताकि वो कल आमने सामने के मुकाबले में शामिल ना हो पाए। अगर जॉन को चर्च में पहुंचने में कल सुबह देर हो जाती है तो उसका वहां आना माना नहीं जाएगा। जॉन को मारने की खबर एफएम के जरिए सबको भेज दी जाती है और अब कॉन्ट्रैक्ट 26 मिलियन का हो गया है। ये खबर सबको पता चल जाती है। अब हर कोई फिर से जॉन को मारने के पीछे लग जाता है। हर गैंग एक्टिव हो जाता है और जॉन को मारने की तैयारी की जाती है। बाउरी जॉन को एक गन देता है। जॉन कहता है कि उसे चर्च के सबसे नजदीक पहुंचना होगा। बाउरी उसे अपने साथ बोट में लेकर जाता है। रास्ते में विंस्टन कहता है कि जब वो शैरॉन को दफन कर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी कब्र पर क्या लिखवाए कि वो उसके लिए क्या था। तभी बाउरी कहता है कि उसकी कब्र पर लॉन्ग लिव द किंग लिखा जाए और उसी तरह उसे याद किया जाए। विंस्टन कहता है कि उसने शैरॉन की कब्र पर अ फ्रेंड लिखा है, वो उसके लिए अजीज था। ये सुन जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी कब्र पर क्या लिखा जाएगा। जाने से पहले जॉन उनसे कहता है कि उसकी कब्र पर लविंग हस्बैंड लिखा जाए और उसे उसी तरह याद किया जाए। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है तभी रेडियो स्टेशन पर जॉन की लाइव लोकेशन अनाउंस कर दी जाती है। तभी वहां मौजूद बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं से जॉन की तरफ आने लगते हैं। जॉन की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। तभी उसे एक कार हिट कर देती है और फिर लड़ाई का सिलसिला चलता रहता है और हर बार जॉन जहां भी जाता है उसकी लाइव लोकेशन एफएम पर शेयर कर दी जाती है। तभी गाड़ियों का कारवा जॉन की तरफ आने लगता है। जॉन उनकी कार्स को एक जगह इकट्ठा कर उन पर लगातार फायर करता है। वहाँ चेडी आ जाता है। जॉन की उससे फाइट होती है पर वो जॉन को उठाकर कार पर फेंक देता है। जॉन उठ खड़ा होता है और चेडी को चलती कार के आगे फेंक देता है। जॉन का पीछा फिर से और आदमी करते हैं। हर गुजरती गाड़ी उसे हिट करती है और हर कोई उसे शूट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ट्रैकर आ जाता है और वो मार्किस से जॉन को मारने की कीमत पर मोल भाव करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे पे करे तो वो जॉन को चर्च पहुंचने नहीं देगा। ट्रैकर जॉन को बचाने के लिए शूट करता है। जॉन वहां बचकर बाइक से निकल जाता है। हर कोई उसका फिर से रास्ता रोकता है। जॉन एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जितने भी लोग वहां उसे मारने आते हैं जॉन एक एक कर सबको मारता जाता है। ट्रैकर की फिर से मार्किस से बात होती है। अब वो 35 मिलियन की मांग रखता है। मार्किस ये सुन गुस्से से भर जाता है। ट्रैकर जॉन को मारने आए लोगों को मारता जाता है ताकि वो अकेला कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का हकदार हो। मार्किस ट्रैकर को कॉल करता है पर अब ट्रैकर कीमत बढ़ा देता है। अब उसे 40 मिलियन चाहिए। मार्किस के पास कोई चारा नहीं है तो वो मान जाता है और हर किसी को बता दिया जाता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 40 मिलियन कर दी गई है। अब जॉन और ट्रैकर की फाइट होती है। जॉन ट्रैकर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ चेडी आ जाता है। ट्रैकर का डॉग उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से चेडी डॉग को शूट करने वाला है। तभी जॉन उसे शूट कर देता है और डॉग की जान बच जाती है। ये देख ट्रैकर शॉक्ड रह जाता है। जॉन पास में था फिर भी ट्रैकर उसे शूट नहीं करता। जॉन बचते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है। वहीं एफएम पर फिर से अनाउंस कर दिया जाता है कि जॉन विक चर्च पहुंचने वाला है और ये खबर केन भी सुन लेता है। जॉन टाइम रहते चर्च पहुंच जाता है पर उसे अभी 222 सीढ़ियां चढ़नी है। उसे फिर से रोका जाता है। फिर से फाइट होती है और गोलियां चलती जाती हैं। जैसे ही वो नजदीक पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ चेडी आ जाता है और जॉन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। लड़ते हुए जॉन फिर से पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ केन आता है और उसे फिर से सीढ़ियां चढ़ने को कहता है और अब कुछ ही मिनट बचे हैं, उसे ऊपर पहुंचना होगा। केन जॉन की मदद करता है। दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी लोगों पर भारी पड़ती है। चेडी वहाँ जॉन से फिर से लड़ता है और उसे शूट करने वाला होता है पर तभी वहाँ ट्रैकर आ जाता है और उसे शूट कर देता है और जॉन को बचा लेता है। केन भी चेडी पर पेंसिल से अटैक करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ट्रैकर वहाँ आकर चेडी को जान से मार देता है। जॉन और केन सूरज की पहली किरण के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रैकर वहाँ तमाशा देखने के लिए बैठ जाता है। दोनों के बुलेट प्रूफ कोट उतरवा लिए जाते हैं और दोनों को एक एक बंदूक दी जाती है। उन्हें उनकी पोजीशन लेने को कहा जाता है। केन जॉन को अगले जन्म में मिलने के लिए कहता है। दोनों को 30 कदम की दूरी पर जाने को कहा जाता है। दोनों को एक एक बुलेट दी जाती है। मार्किस केन को उसकी बेटी की धमकी देता है। केन उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। हार्बिंजर यहाँ पूछता है कि क्या दोनों तैयार हैं। फायर बोलते ही दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं। जॉन को बुलेट छू के निकल जाती है पर केन को बुलेट उसके बाजू में लग जाती है। दोनों को अब 20 कदम की दूरी पर आने को कहा जाता है। उन्हें फिर से एक एक बुलेट दी जाती है। फिर से दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं। इस बार बुलेट केन को पेट में लग जाती है और वहीं जॉन को कंधे में। दोनों को अब 10 कदम की दूरी पर आने को कहा जाता है। केन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। दोनों को फिर से बुलेट दी जाती है। इस बार विंस्टन जॉन को कहता है कि मार दो उसे। जॉन समझ जाता है कि उसे क्या करना है पर केन जॉन पर उससे पहले गोली चला देता है और नीचे गिर जाता है। लगता है जॉन आज यहाँ हार गया।
ये देख मार्कस कहता है कि जॉन को आखिरी गोली वो मारेगा। केन उससे कहता है कि क्या मेरी बेटी अब आज़ाद है। मार्कस हाँ कहता है और गन में बुलेट लोड करता है और जॉन पर निशाना साधता है। तभी विंस्टन मार्कस से कहता है कि तुम अक्ल के अंधे निकले, जॉन ने तो गोली चलाई ही नहीं। और तभी जॉन मार्कस को शूट कर देता है और उसका खेल यहीं ख़त्म हो जाता है। आखिर जॉन ये जंग जीत ही गया। ट्रैकर भी ये देख खुश होता है। हार्बिंजर जॉन को कहता है कि अब वो आज़ाद है, केन और उसकी बेटी भी आज़ाद है और विंस्टन को शर्त के मुताबिक उसका होटल दिया जाएगा, वो भी हाई टेबल के खर्चे पर। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉन केन से कहता है कि केन पर जॉन का हमेशा एहसान रहेगा। जॉन यहाँ विंस्टन से कहता है कि क्या तुम मुझे घर ले जाओगे। विंस्टन हाँ कहता है। जॉन बहुत जख्मी हालत में है। वो सीढ़ियों पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। अब यहाँ न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहाँ जॉन को उसकी पत्नी के पास दफन कर दिया गया है और उसकी कब्र पर लविंग हस्बैंड लिखा गया है और उसे इसी तरह याद किया जाएगा। बावरी और विंस्टन जॉन को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी का अंत कई सवाल खड़े करता है कि क्या जॉन सच में मर गया है। इतनी लंबी जंग उसने जीने के लिए लड़ी थी, तो उसकी मौत कैसे हो सकती है। जॉन के मरने का किसी को यकीन नहीं है। वहीं केन को दिखाया जाता है। वो बहुत खुश है क्योंकि अब वो अपनी बेटी से आज़ादी से मिल सकता है। तभी अकीरा आती है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। चैड स्टेलेंस्की ने कीनू रीव्स के साथ मैट्रिक्स मूवी में काम किया था। कीनू के लिए जिन एक्शन शॉट्स को कर पाना मुश्किल था, उन्हें चैड स्टेलेंस्की ने किया था और आज वो जॉन विक सीरीज के डायरेक्टर हैं। उम्मीद है कि वो जॉन को मरने नहीं देंगे। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।